गुड इवनिंग एवरीवन। आपका अपने चैनल ई शिक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी पेपर 1 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 जो एनटीए नेट में पेपर 1 है वो एक कंपल्सरी पेपर है जिसे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड दैट मीन्स शिक्षण और शोध अभिवृत्ति भी कहते हैं। इस पेपर का नाम है ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन पेपर है। पहले ऐसा होता था इसमें कि आपको क्वालिफाई करना होता था इस पेपर को। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते थे तो आपके सेकंड पेपर यानी जो आपका मेन पेपर है उसके बेसिस पे आपकी रैंक आती थी। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पेपर 1 भी अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको नेट और जेआरएफ दिलाने में। बेसिकली आपका जेआरएफ आपके पेपर 1 पे भी बेस्ड है, क्योंकि अगर आप अच्छा करते हो, अगर आप सिर्फ पेपर 2 अच्छा करते हो तो ये क्लियर है कि आपका नेट हो जाता है। लेकिन जब आप पेपर 1 भी अच्छा कर लेते हो तो आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है। दोनों के मार्क्स को ऐड करके ही हम रिजल्ट हमारा बनता है। सो पेपर 1 को हम किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते और उस पर उतना ही फोकस हमें करना है जितना पेपर 2 के लिए करना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि पेपर 2 पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे की जो हमारी जर्नी है, जैसे हम जब नेट को क्लियर कर लेंगे, अपना नेट जेआरएफ क्लियर कर लेंगे, तो आगे हम जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हमारा पेपर 2 यानी हमारा सब्जेक्ट ही काम आता है और हमें अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी होने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बट यहाँ पे पेपर 1 को हम किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये जेआरएफ को क्लियर कराने में बहुत हेल्प करता है। तो हमें अभी इक्वली इम्पोर्टेंस देना है दोनों पे। तो आज ये फर्स्ट डे है हमारा पेपर 1 का और मैंने इसका सिलेबस आपको शेयर कर दिया था पहले भी। आज हम पेपर 1 का यूनिट 1 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति है या शिक्षण अभिक्षमता है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर में ही ऐसा हुआ था कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते थे। 5 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, बट इससे 10 क्वेश्चन भी आ जाते थे। जून के पेपर में जो हुआ था 2019 में, और उससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते थे। जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो यूनिट है ये देखा जाए तो बहुत इजी है और कभी कभी हम इसे बहुत अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ख़राब कर देते हैं इजी होने के बाद भी। तो वहीं हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे इक्वली इसमें तो अच्छा करेंगे ही। आप जब किसी टफ चीज़ में अच्छा करोगे तब उनसे आगे निकलोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 100 में से 6 ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जैसा कि 6% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो उसके लिए हमें ये इस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए कि हमारा इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आता है। बस आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन अप्लाइड मोड में भी आता है और कुछ फैक्ट्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ, इसलिए आपको इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, सो दैट अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं या फिर अप्लाइड मोड वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी आते हैं, आप इजीली उसे कर सको और इससे एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। मे बी आपके सेट में जैसे कई सेट बनते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में ये पेपर होता है तो कई सेट बनते हैं। मे बी आपके सेट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं और मे बी ये भी हो सकता है कि आपके सेट में इससे बहुत कम भी क्वेश्चन आए। लेकिन हमें सिलेबस को पूरा कवर करना है। हमें ये सोच के हम अज्यूम नहीं कर सकते पेपर, क्योंकि हम पेपर सेटर नहीं है। तो इसलिए हमें पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है। जैसा भी पेपर आए बस कर लेना है।
ठीक है, तो आज मैंने यहाँ पे पूरा हिंदी लिखा है और मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लीज़ ये हिंदी इंग्लिश वाला इशू मत रखिएगा, क्योंकि मैं आपको समझाती जिस तरह से हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे को क्लियर हो जाता है। तो और ये हिंदी में लिखना बहुत टफ भी हो जाता है और इससे एक एक स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ जो लिखा रहता है उस पर फोकस मत करिएगा, मैं जो समझा रही हूँ प्लीज़ बस उस पर फोकस करिएगा और उसे ही अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो हम अब टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। तो टीचिंग का मतलब है शिक्षण और एप्टीट्यूड का मतलब है अभिक्षमता या अभिवृत्ति जिसे कहते हैं। अगर बहुत इजी शब्दों में हम इसे समझें तो टीचिंग का जो मीनिंग होगा वो शिक्षण का मतलब हो जाएगा शिक्षा प्रदान करना, यानी किसी को टीच करना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें। और अभिवृत्ति या अभिक्षमता का मतलब होता है योग्यता। लेकिन आखिर एनटीए में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन क्यों आता है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका बेसिकली मीनिंग होता है कि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। दैट मीन्स ये एक बौद्धिक क्रिया है। बिना बुद्धि को यूज़ किए हुए, बिना ज्ञान को यूज़ किए हुए टीचिंग करना इम्पॉसिबल है। आप खुद सोचिए, अगर किसी में बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, नॉलेज और इंटेलिजेंस की कमी है, तो क्या वो टीचिंग कर सकता है? क्या वो एक अच्छी टीचिंग कर सकता है? टीचिंग करना और एक अच्छी टीचिंग करना में भी डिफरेंस है। तो आप खुद बताइए, क्या वो एक अच्छी टीचिंग कर सकता है अगर उसके अंदर इंटेलिजेंस और नॉलेज की कमी है? तो शिक्षण अभिवृत्ति का मतलब है कॉमनली शिक्षण का मतलब शिक्षा देना, टीच करना। लेकिन कैसे शिक्षा? ऐसे शिक्षा देना जिससे जो सामने वाला बच्चा है पूरी तरीके से सफल हो जाए उस चीज को सीखने में। तो किसी बच्चे को सिखाने की जो हमारी योग्यता है वही है हमारी शिक्षण अभिवृत्ति। ये एक बौद्धिक क्रिया है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इससे क्वेश्चन मैं इसको डिस्कस करने से बता दूं कि बहुत ही सिंपल आता है और कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ आपको बताती चलूँगी, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, डायरेक्टली उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो बौद्धिक क्रिया की बात मैंने करी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये कभी कभी लिख के आ जाता है और इससे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लिखा रहेगा ए और बी सी। मैं जल्दी ही पेन टैब ले लूँगी और जिससे आप मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में और भी सुविधा हो जाएगी। तो ये ऐसे लिखा रहेगा, कुछ एक सेंटेंस ए में, फिर बी में, सी में, डी में, ऐसे कुछ सेंटेंसेस लिखे रहेंगे और फिर नीचे कोड लिखा रहेगा कि क्या क्या सेंटेंस का मतलब शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो ये इन सब वर्ड्स को थोड़ा आप कैच करिएगा, क्योंकि जहाँ ये सब वर्ड्स लिखे रहेंगे तो वो क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हाँ ये शिक्षण होता है। तो शिक्षण एक बौद्धिक क्रिया है। दैट मीन्स टीचिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जैसे कोई भी कंट्री हो तो उसकी जो प्रॉस्पर्टी होती है और उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो प्रोग्रेस होता है, उसकी प्रगति और समृद्धि होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो हमारे ही ऊपर डिपेंड करती है। जो रिसोर्सेज आप जानते हो, संसाधन होता है, संसाधन कई प्रकार के होते हैं, मनी, मटेरियल, ह्यूमन। तो जो मानव संसाधन है, ह्यूमन लोग हैं, उनका डेवलपमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे कि हम जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, हमारे पास एक ट्री हो जिसमें पैसे उगते हो और आराम से हम घर में रहें। लेकिन अगर सच में ऐसा होने लगे तो उस कंट्री की जो प्रगति और समृद्धि है, यानी कि जो उसकी प्रोग्रेस और प्रॉस्पर्टी होनी है, वो हो नहीं सकती। वो कंट्री बहुत पीछे चली जाएगी। इसलिए किसी भी कंट्री के
इसलिए किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस और उसकी प्रॉस्पर्टी के लिए जो उस कंट्री में ह्यूमंस रहते हैं, जो मानव रहते हैं, उनका विकास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनका डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी है कि हर व्यक्ति देश में विकसित हो, उसका विकास हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसका विकास हो, तभी हमारे देश की उन्नति होती है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सक्षम शिक्षक। सक्षम शिक्षक का मतलब है एक कैपेबल टीचर। टीचर्स तो आप जानते हो बहुत ढेर सारे हैं, हमारी भी कंट्री में बहुत ढेर सारे टीचर्स हैं, लेकिन सक्षम शिक्षक दैट मीन्स एक कैपेबल टीचर जो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को सब कुछ सिखा सके, जो स्टूडेंट को क्लियरिटी दे सके कॉन्सेप्ट की, उनकी ज़रूरत है हमें। तो किसी भी देश के विकास के लिए पहली बात है कि उसके मानव संसाधन यानी कि उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनका डेवलपमेंट ज़रूरी है, और उन ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए सक्षम शिक्षक यानी कि कैपेबल टीचर्स की ज़रूरत है। और कोई भी जो सफल शिक्षक होगा उसमें क्या होगा? बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब है उसके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसको अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे वो अपने जो स्टूडेंट हैं उनके कॉन्सेप्ट को ईजिली क्लियर कर पाए। अगर वो एक किसी वे को लेता है, किसी स्किल को, टीचिंग मेथड को लेता है जिससे वो बच्चे को नहीं समझा पा रहा है, तो वो अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके किसी दूसरे मेथड को चुने और अपने बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करे। यही है सफल शिक्षक। सफल शिक्षक का मतलब ही है जो अपने बच्चों को, जो अपने स्टूडेंट को अच्छे से सिखा सके। सिर्फ टीचिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि हम शिक्षक हो गए और हम सफल शिक्षक हो जाएंगे, लेकिन सफल शिक्षक होने का मतलब होता है कि हम अपने स्टूडेंट को जो हमसे सीख रहा है उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, जैसा कि हम जो चीज़ जानते हैं वो उसे समझा सके। तो इसी प्रकार जब कोई भी पर्सन उच्च शिक्षा संस्थान का मतलब है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता है और उसका एम होता है कि वहाँ पे वो टीचिंग करेगा, ठीक है, और वो जाना चाहता है हायर एजुकेशन में, एंट्री लेना चाहता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहता है। जैसे कि अगर वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाह रहा है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? मूल्यांकन, उसका एवोल्यूशन ज़रूरी होता है। अब उसका किस टाइप का एवोल्यूशन? उसका एवोल्यूशन कि उसकी अपने कंटेंट पे मास्टरी है या नहीं है, उसके अंदर टीचिंग की स्किल है या नहीं है, और वो अपने जो स्टूडेंट है उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है या नहीं है, उसके अंदर पंक्चुअलिटी, एम्पैथ, अटेंडिंगनेस, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? उसका मूल्यांकन करना, उस शिक्षक का मूल्यांकन करना जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना करियर बनाने जाना चाहता है। तो यही जो मूल्यांकन होता है उसे ही शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। जो टीचर का मूल्यांकन किया जाता है उसे ही शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। तो आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ। शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिक्षमता ऐसे तो बहुत छोटा सा शब्द है कि शिक्षा प्रदान करने की योग्यता, लेकिन हायर एजुकेशन में बेसिकली जब कोई जाना चाह रहा है अपने ज्ञान को, वहाँ अपने नॉलेज को प्रेजेंट करने, तो उसका एवोल्यूशन करना कि वो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लायक है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है, इसी के एवोल्यूशन को हम शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। वो तो था शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की अवधारणा, जो आपके सिलेबस में यूनिट 1 में सबसे पहले लिखा हुआ है। तो ये शिक्षण होता क्या है, शिक्षण की अवधारणा क्या है? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब कर ले रही हूँ। कभी कभी डायरेक्टली इसी पॉइंट्स को उठा के रख दिया जाता है, तो ये पॉइंट्स अपने क्लियर रखिएगा।
शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं। जो टीचिंग होती है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। 3 एस्पेक्ट्स, ये तो डायरेक्टली आपका जून में ही एक क्वेश्चन आया था कि टीचिंग के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे करके आया था कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं। पहला होता है शिक्षक यानी कि टीचर, या फिर दिया हो सकता है इंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है छात्र यानी कि स्टूडेंट या विद्यार्थी। तीसरा होता है एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं लिखा हुआ है, अगर एजुकेशन नहीं लिखा हुआ है, शिक्षा नहीं लिखी हुई है, तो हो सकता है करिकुलम लिखा हो या फिर कंटेंट लिखा हो। करिकुलम या फिर कंटेंट। लेकिन अगर कई चीजें लिखी हुई हैं, शिक्षा भी लिखी हुई, करिकुलम भी लिखा है, कंटेंट भी लिखा हुआ है, तो आपको सेलेक्ट करना है शिक्षा। और अगर शिक्षा नहीं लिखी है तो करिकुलम या कंटेंट जो भी लिखा होता है आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो ये आप समझ गए कि शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं। There are 3 aspects in teaching and these are teacher, student and education. Now we are moving to second point and that is, अब ये बहुत बुकिश लैंग्वेज लगती है, ठीक है, तो मैं आपको इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दूँ। एक तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, अंतःक्रिया। मैंने एक बार टीचिंग के कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया था, बट फिर से मैं ये वीडियो मैंने फिर से बना दिया है, तो आप इसी को देख लो। अंतःक्रिया वर्ड, ये वर्ड भी आप ध्यान में रखिएगा। ये अंतःक्रिया, इंटरएक्शन इंग्लिश में लिखा हो सकता है। ये एनटीए का फेवरेट है, हमेशा इस वर्ड को रख देता है वो क्वेश्चन में। तो शिक्षण का अर्थ है छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया। यह अंतःक्रिया दोनों अपने परस्पर लाभ के लिए करते हैं। दोनों के ही अपने लाभ, लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। इतना आपको बुकिश लैंग्वेज में ही नहीं जाना है, बस आपको समझ लेना है कि टीचिंग का मतलब होता है ये जो स्टूडेंट है और ये जो टीचर है, इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन यानी अंतःक्रिया हो रही है, जिसे सामान्य शब्दों में, जनरल वर्ड्स में बोलेंगे कि बातचीत होती है। किसके बीच में, टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। और ये दोनों बातचीत जो अंतःक्रिया होती है वो परस्पर लाभ के लिए होती है। परस्पर लाभ का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिट। अब म्यूचुअल बेनिफिट क्या हुआ, जो ये बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपने टीचर से अंतःक्रिया यानी बातचीत करते हैं, सो दैट जो इनकी नॉलेज है, इन टीचर की नॉलेज है, उसे ये अक्वायर कर सके। और ये जो टीचर हैं वो बच्चों से इंटरेक्शन यानी कि अंतःक्रिया करती हैं, सो दैट जो इनके पास नॉलेज है वो बच्चों को दे सके। तो ये इनका परस्पर लाभ यानी म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। और दोनों के ही अपने लाभ, लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। इन दोनों के अपने अपने लाभ, लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। अब टीचर का उद्देश्य क्या होगा, कोई भी टीचर चाहता है कि जो मैं जानती हूँ उन्हें अपने बच्चों को सिखाना है। और स्टूडेंट का उद्देश्य क्या होता है, उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो टीचर हमें पढ़ा रही हैं उसे हमें एक्वायर करना है, उसे हमें सीखना है। तो टीचिंग आप समझ गए कि ये क्या है, शिक्षक और टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया, दैट मीन्स इंटरेक्शन है। और दोनों के अपने अपने परस्पर लाभ यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट और होते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ऐसा करते हैं, ये बातचीत करते हैं, और दोनों के अपने अपने लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। तो आई थिंक सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। थर्ड पॉइंट, मैंने इन्हें पॉइंट्स में लिख दिया है, सो दैट जो कुछ कुछ वर्ड हैं वो आपके माइंड में मतलब गेन होते जाएं, आप उसे एक्वायर करते जाओ। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र, शिक्षक और अन्य चर, देखिए अब हिंदी में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मैं एक्सप्लेन करने में भूल जाती हूँ, तो कल से मैं हिंदी में नहीं लिखूंगी। आप इस पे फोकस मत करिएगा, आप बस समझने पे फोकस किया करिए। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र, शिक्षक और अन्य चर किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुव्यवस्थित ढंग से संगठित होते हैं। अब देखिए, अगर ये बुकिश लैंग्वेज को हम लोग
याद करें तो याद ही करते रह जाएंगे, इसलिए हमें बस समझना ज़रूरी है। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो छात्र हैं, ठीक है, मान लिया ये छात्र हैं और एक यहाँ पर टीचर है और लिखा हुआ है अन्य चर। चर में जब आपको रिसर्च पढ़ाऊंगी तो अच्छे से पढ़ाऊंगी। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, तो मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है रिसर्च में। लेकिन अभी बस आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे चर का मतलब होता है कि टीचर और स्टूडेंट के अलावा क्लासरूम में जो भी चीज़ें हैं जो वेरिएबल है, वेरी करती हैं, जिसको हम माप सकते हैं और जिसका जो मेज़र करने का वो होता है, हमेशा चेंज होता है, हमेशा चेंजेबल है। जो कोई चीज़ है जिसका मेज़र करने पे हमेशा चेंज होता रहता है, उसे ही चर कहते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम में बाकी जो भी चीज़ें हैं, हमारा टीचिंग मेथड हो गया या टीचिंग का एनवायरनमेंट हो गया, वो सारी कुछ चीज़ें आपकी अन्य चर में आती है यहाँ पे। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसमें जो शिक्षक हैं और छात्र हैं और क्लासरूम के अन्य चर जो हैं, क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो गया या क्लासरूम में जो टीचिंग का मेथड है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अरेंज रहता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे कि जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य, अब इस वर्ड को याद रखिएगा, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, दैट मीन्स प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये लोग सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज होते हैं। अब पूर्व निर्धारित उद्देश्य क्या हो सकता है? तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य एक टीचर का पूर्व निर्धारित उद्देश्य है। जैसा मैं अभी आपको समझाऊं अपना एग्जांपल लेके कि मैं इसे पढ़ाने से पहले मेरे मन में ये उद्देश्य है, ये पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, मेरा प्री डिटरमिन्ड जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए टीचिंग का। तो ये क्या है? मेरा पूर्व निर्धारित उद्देश्य है। तो एक टीचर का पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है और एक स्टूडेंट का भी पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है कि मुझे जो भी आज पढ़ाया जाएगा, मुझे अच्छे से उन चीज़ को सीखना है। तो एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है जो बहुत ही सिस्टमैटिक, सुव्यवस्थित होता है। इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें जो छात्र हैं, शिक्षक हैं और अन्य चर हैं, वो प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें। 4th नंबर, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसमें छात्रों को अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने शिक्षक के अनुभव से स्वयं में स्थायी परिवर्तन ला सकें। ये सब बुकिश लैंग्वेज है, सो बहुत डिफिकल्ट लगती है। आप बस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा टीचिंग के बारे में, तो कुछ भी लिख के आ जाए आप इजीली उसे कर पाओगे। तो एक ऐसा प्रोसेस है टीचिंग जिसमें जो स्टूडेंट हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो टीचर के पास नॉलेज है, टीचर के पास एक्सपीरियंस है, उसको सीख के अपने में स्थायी परिवर्तन, लर्निंग का मतलब ही होता है कि स्थायी परिवर्तन यानी परमानेंट चेंज हमारे बिहेवियर में आ सके। जैसा कि मैंने इसे एक वीडियो बनाया था तो उसमें बताया भी था, और अभी फिर से वही चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। बहुत सही लगा था मुझे कि एक ये छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, और ये उसकी मदर है। यहाँ पर इस बच्चे को आप स्टूडेंट समझ लीजिए और ये मदर को आप समझ लीजिए कि ये टीचर हैं और इनके पास अपना अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस है। तो ये बच्चा क्या करता है कि इसे खाना खाना ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसकी मम्मा को आता है और इसकी माँ जो है इसे अपने अनुभव से, इसके पास अनुभव है, ये अपने अनुभव से इस बच्चे को अवसर प्रदान करेगी, सिखाएगी कि इस तरह से खाने को खाते हैं। ठीक है, और जब बच्चा टीचर के साथ, अपनी मम्मा के साथ एंगेज हो जाएगा तो वो उस चीज़ को सीख जाएगा कि खाना कैसे खाते हैं, और उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन यानी कि परमानेंट चेंज आ सकेगा और वो अपने से खुद से खाना खा सकेगा। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो शिक्षक के पास जो नॉलेज है उसे सीख के वो स्वयं में स्थायी परिवर्तन ला सके। जैसे कि कार चलाना किसी को नहीं आता है तो वो पर्सन दूसरे पर्सन के पास जाएगा और इस पर्सन को कार चलाना आता है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है।
इसको कार चलाना आता है, इसके पास कार चलाने का अनुभव है, तो इसके साथ ये इंगेज हो जाएगा और इसके अनुभव से सीख के खुद में स्थायी परिवर्तन ला सकेगा, यानी कि ये भी कार चलाना सीख जाएगा। क्लियर? फिफ्थ नंबर, शिक्षण ज्ञान कौशल तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का कौशल पूर्ण अनुप्रयोग है जिसके द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जाता है जो अधिगम उपलब्ध करा सके। इट इज टू मच डिफिकल्ट। मैं इसे अपने ही वर्ड्स में समझाऊंगी जिससे आपको क्लियरिटी रहे। ज्ञान और कौशल, ज्ञान का मतलब है आपका नॉलेज और वैज्ञानिक सिद्धांतों का मतलब है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। टीचिंग में क्या होता है कि हम अपने नॉलेज को और जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूज करके, अनुप्रयोग का मतलब होता है उसका एप्लीकेशन करके, उसको यूज करके हम ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे अधिगम उपलब्ध हो सके। अधिगम का मतलब लर्निंग हो सके। जैसे कि मैं क्लास में आ रही हूँ और मैं अपने ज्ञान को, ठीक है, अपने नॉलेज को और साथ में वैज्ञानिक सिद्धांतों, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं जिससे टीचिंग को बेटर बनाया जा सकता है, उनको यूज कर रही हूँ। और साइंटिफिक आपके प्रिंसिपल में यहाँ सपोर्ट मटेरियल भी आपका आ गया। सपोर्ट मटेरियल में यहाँ पे यूज कर रही हूँ, जैसा कि मैं अभी आपको स्लाइड से पढ़ा रही हूँ। इसको स्लाइड को यूज करके और अपने नॉलेज को यूज करके, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, इन दोनों के एप्लीकेशन से मैं ऐसा एनवायरनमेंट बना रही हूँ जिससे आपको लर्निंग हो सके, आप सीख सके। ओके। 6 नंबर है, शिक्षण का अर्थ बच्चे को प्रशिक्षित करना है जिससे वह समाज में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब पैरों पे खड़ा होने का मतलब है कि अपने लिवलीहुड को वो अर्न कर सके। तो यहाँ पे शिक्षण का ये भी अर्थ हो सकता है कि हमें बच्चे को ट्रेन करना है, इस तरह से प्रशिक्षित करना है, इस तरह से ट्रेनिंग देनी है, इस तरह से एजुकेशन देना है जिससे वो अपना लिवलीहुड कमाने के लिए, अर्न करने के लिए खड़ा हो सके, समाज में एस्टैब्लिश हो सके। तो इस तरह से ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है। और एक मैं और आपको पॉइंट बता दूं, यहाँ पे मैंने उसे मेंशन नहीं किया है कि एक पॉइंट पूछता है कि लर्निंग के लिए टीचिंग जरूरी है। ऐसे लिख के आ जाता है कि सीखने के लिए शिक्षण जरूरी है। अब ये गलत है आपका या सही है? तो ये गलत है, क्योंकि सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि शिक्षण हो, यानी कि लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि टीचिंग हो, बट टीचिंग के लिए जरूरी है कि लर्निंग हो। ये क्वेश्चन इन 10 ईयर्स में 3-4 बार आ चुका है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई टीचिंग के लिए जरूरी है कि लर्निंग हो, लेकिन लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि टीचिंग हो, इसका मतलब है कि अधिगम के लिए जरूरी नहीं है कि शिक्षण हो, लेकिन शिक्षण के लिए जरूरी है कि अधिगम हो। अब इसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर टीचिंग मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप सीखिए, इस चीज को आप सीखिए। आज जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया आप उसको सीखिए, अदरवाइज मेरी जो टीचिंग है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया और आपने नहीं सीखा तो ये बेकार हो गई। तो टीचिंग के लिए इस प्रकार, टीचिंग के लिए जरूरी है कि लर्निंग हो, ठीक है। लेकिन लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि टीचिंग हो। जैसे जरूरी नहीं है कि आपको किसी ने टीच किया, शिक्षण दिया, तभी आप हर चीज सीखते हो। बहुत सी चीज आप खुद से, अपने एक्सपीरियंस से या देख के सीख जाते हो। इसके लिए जरूरी नहीं होता कि आपको टीचिंग मिली है। तो इस लाइन को आप प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि इससे 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है और खुद मैं
कंफ्यूज एक बार हो गई थी और मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। सो आप ना करें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी सा है, बस कुछ वर्ड्स जो हैं बस उनको लिख लीजिएगा। बाकी सब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ टफ नहीं था, मैंने क्लियर कर दिया, ये सबसे इजी पार्ट था। अब करेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी और उसकी हर एक बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। अब ये मैं नहीं कह सकती कि आप ही के सेट में आएगा, लेकिन मे भी आप ही के सेट में आ जाए, तो उन चीज़ों को आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्लास में करेक्टरिस्टिक्स यानी कि हम विशेषताएं पढ़ेंगे शिक्षण की, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ें आप, आगे बढ़ें आप, और जो भी इच्छाएं हैं आपकी पूरी हो जाएं। और जो भी चीज़ समझ नहीं आती है उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं।